नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप चौरसिया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पूर्त विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि पूर्ति का नियम क्या होता है, पूर्ति तालिका एवं पूर्ति वक्र क्या होता है। पूर्व तालिका एवं पूर्ति वक्रों में हम लोग व्यक्तिगत पूर्व तालिका एवं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, इसी तरह से बाजार तालिका एवं बाजार पूर्ति वक्र का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि पूर्ति में विस्तार तथा संकुचन क्या होता है और पूर्ति में वृद्धि एवं कमी क्या होती है तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक या तत्व हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ति का नियम जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग मार्ग का नियम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने मार्ग विश्लेषण नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाकर मार्ग विश्लेषण का अध्ययन कर सकते हैं। पूर्ति का नियम एक तरह से मार्ग के नियम के एकदम विपरीत है। तो अर्थशास्त्र में पूर्ति शब्द का अर्थ किसी वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे कोई विक्रेता या उत्पादक एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार होता है। तो जैसे मांग जो है वो किसके द्वारा की जाती है, उपभोक्ता द्वारा। इसी तरीके से जो पूर्ति है, पूर्ति की जाती है उत्पादक द्वारा, उत्पादक या विक्रेता द्वारा। तो पूर्ति का नियम क्या बताता है? पूर्ति के नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति की मात्रा घट जाती है। यानी कोई भी उत्पादक अधिक कीमत पर कीमत ज़्यादा होगी तो पूर्ति ज़्यादा करेगा, कीमत कम होगी तो पूर्ति कम करेगा। यानी अधिक कीमत पर ज़्यादा पूर्ति, कम कीमत पर ज़्यादा, कम कीमत पर कम पूर्ति। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई भी मान लीजिए एक किसान है तो अगर गेहूं की कीमत ज़्यादा है यानी गेहूं महंगा है तो क्या करेगा, गेहूं ज़्यादा पैदा करेगा यानी गेहूं की पूर्ति ज़्यादा होगी। इसी तरीके से गेहूं सस्ता हो जाए तब क्या करेगा, गेहूं ना पैदा करके दूसरी चीज़ पैदा करेगी यानी गेहूं की अगर कीमत कम हो जाएगी तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं वस्तु की कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के मध्य सीधा संबंध। सीधा संबंध का मतलब दोनों एक दिशा में बढ़ेंगे, यानी कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत अगर कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। इसे सीधा संबंध कहते हैं। तो हम लोग इससे पहले कि पूर्ति नियम की व्याख्या पढ़ें, हम लोग पूर्ति नियम की कुछ मान्यताएं देख लेते हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं? मान्यताएं मतलब ये मान्यताएं अगर लागू होंगी तो पूर्ति का नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं। तो हम लोग एक एक मान्यता देख लेते हैं। सबसे पहली मान्यता है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहे। उत्पत्ति के साधन का मतलब जिनके माध्यम से हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, जैसे भ्रूण, श्रम, साहस, संगठन। दूसरा है उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार न हो, यानी उत्पादन जिस हम तकनीक से कर रहे हैं वही तकनीक रहे। अगला है क्रेताओं व विक्रेताओं की आय अपरिवर्तित रहे, यानी जो खरीदने वाले हैं उपभोक्ता, विक्रेता या उत्पादक, दोनों की आय में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला है उत्पादक, यानी जो उत्पादन कर रहा है उसका उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होना चाहिए, दूसरे उद्देश्य से वो काम नहीं करे। अगली मान्यता है क्रेताओं और विक्रेताओं की रुचि फैशन अपरिवर्तित रहे, यानी रुचि एवं फैशन में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लास्ट मान्यता है उत्पादकों की भविष्य के संबंध में आशंकाओं में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, यानी ऐसी उम्मीद ना हो कि भविष्य में कीमतें गिरेंगी या बढ़ेंगी। ये मान्यताएं लागू होंगी तो पूर्ति का नियम लागू होगा। हम लोग पूर्ति के नियम की व्याख्या देख लेते हैं। हम लोग पूर्ति के नियम की जो व्याख्या है वो पूर्ति सारणी या पूर्ति तालिका तथा पूर्ति वक्र के द्वारा करेंगे। तो पूर्ति तालिका क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। पूर्ति तालिका एक निश्चित समय पर किसी बाजार में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की बेचे जाने वाली कीमतों पर बेचे जाने वाली वस्तुओं को यदि एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे पूर्त तालिका कहा जाएगा। पूर्त तालिका को हम लोग दो रूपों में बांट सकते हैं, एक होता है व्यक्तिगत पूर्त तालिका, दूसरा होता है बाजार पूर्त तालिका। तो हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिगत पूर्त तालिका क्या होती है।
तो किसी निश्चित समय पर या किसी बाजार में एक विक्रेता द्वारा किसी वस्तु की जो मात्रा भिन्न भिन्न कीमतों पर बेची जाती है उसे हम व्यक्तिगत पूर्व तालिका कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तालिका एक जो है ये व्यक्तिगत पूर्व तालिका को दिखा रही है। तो व्यक्तिगत पूर्व तालिका क्या दिखा रही है? अगर किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो कोई उत्पादक 10 वस्तुएं उत्पादित करके बेचने के लिए तैयार है। अगर कीमत 2 रुपये हो जा रही तो 20 वस्तुएं बेच रहा है। 3 रुपये कीमत हो जा रही तो 30 वस्तुएं बेच रहा है। कीमत 4 रुपये हो जा रही तो 40 वस्तुएं बेच रहा है। 5 रुपये हो जा रही तो 50 वस्तुएं बेच रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो नीचे आने पर कीमत में वृद्धि हो रही है 1 से 2, 3, 4। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की मात्रा वो ज़्यादा बेच रहा है, ज़्यादा पूर्ति वस्तु की कर रहा है। यानी पूर्व तालिका क्या बता रही है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वस्तु की वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ेगी। यानी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध होगा। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। अब हम लोग व्यक्तिगत पूर्व तालिका के माध्यम से व्यक्तिगत पूर्ति वक्र का निरूपण करेंगे। तो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या होता है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र किसी उत्पादक या विक्रेता द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाता है। यानी कोई उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की जो मात्राएं विक्रय करेगा उसको हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति वक्र द्वारा दिखा सकते हैं। यहाँ पर रेखा चित्र 1 में व्यक्तिगत पूर्ति वक्र को दिखाया गया है। इसमें x अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर, ये y अक्ष है, ये देखो y अक्ष है, यहाँ पर वस्तु की कीमत को लिया गया है। हम लोग देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत 1 है यानी कीमत इतनी है तो वस्तु की मात्रा वो 10 क्रय कर रहा है, वो 10 बेच रहा है। जैसे ही कीमत बढ़कर 2 हो जाती है तो वो वस्तु की 20 मात्रा बेचता है या उत्पादित करता है या 20 मात्रा की पूर्ति करता है। कीमत और बढ़ के 3 हो जाती है तो 30 मात्रा उत्पादित कर रहा है या पूर्ति कर रहा है या बेच रहा है। जब कीमत 4 हो जाती है तो 40 मात्रा, इस तरह के 5 होने पर 50 मात्रा की पूर्ति कर रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है, 1, 2, 3, 4 हो जा रही है, वैसे वैसे पूर्ति 10, 20, 30, 40, 50 हो जा रही है। यानी ये वक्र क्या बता रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही वैसे ही वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही। जैसे कीमत 1 से 2 हुई तो पूर्ति 10 से 20, कीमत 2 से 3 पूर्ति 20 से 30, कीमत 3 से 4 पूर्ति 30 से 40, कीमत 4 से 5 पूर्ति 40 से 50। तो यानी जो पूर्ति वक्र है वो धनात्मक ढाल वाला होगा या ऊपर दाहिनी ओर चढ़ता हुआ होगा। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ऐसे वक्राकार भी बना सकते हैं। अब हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति वक्र देख लिए, बाजार पूर्ति वक्र पूर्ति तालिका देखते हैं। बाजार पूर्ति तालिका क्या है? यदि बाजार में उपस्थित विभिन्न विक्रेताओं की पूर्ति को जोड़ दिया जाए तो बाजार पूर्ति तालिका ज्ञात की जा सकती है। यानी अगर हम लोग बाजार में जितने उत्पादक या विक्रेता हैं वो कुल कितनी वस्तुओं की पूर्ति कर रहे हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? जितने उत्पादक हैं सबकी वस्तुओं को जोड़ दे। तो यहाँ पर हम सरलता के लिए मान लेते हैं बाजार में सिर्फ 3 उत्पादक हैं, ए, बी और सी। तो ए, बी, सी कुल जितना बाजार में पूर्ति करेंगे वही क्या हो जाएगी? बाजार पूर्ति। अगर ए, बी और सी का जोड़ दें तो एक कीमत जब है 1 रुपये कीमत है तो ए द्वारा 5 वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है, बी द्वारा 4, सी द्वारा 3। कुल पूर्ति कितनी हो गई? 5, 4, 9, 3, 12। इसी तरीके से जब कीमत 2 हो जाती है तो ए द्वारा 8, बी द्वारा 6, सी द्वारा 8। टोटल पूर्ति कितनी हो जा रही है? 22। इसी तरीके से जब कीमत 3 हो जाती है ए द्वारा 15 वस्तुओं की पूर्ति, बी द्वारा 8, सी द्वारा 10, कुल 33 वस्तुओं की पूर्ति होती है। इसी तरीके से जब कीमत 4 रुपये हो जाती है तो ए द्वारा 20 वस्तुओं की पूर्ति, बी द्वारा 10 वस्तुओं की पूर्ति, सी द्वारा 15 वस्तुओं की पूर्ति, कुल 45 वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। इसी तरीके से जब कीमत 5 रुपये हो जाती है तो ए द्वारा 30 वस्तुओं की पूर्ति, बी द्वारा 15 वस्तुओं की पूर्ति, सी द्वारा 25 वस्तुओं की पूर्ति, कुल 70 वस्तुओं की पूर्ति बाजार द्वारा होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो बाजार पूर्ति तालिका है वो बाजार पूर्ति तालिका क्या है? ए द्वारा जो पूर्ति है और बी द्वारा और सी द्वारा इनको जोड़कर बनाया जा सकता है। तो यही बाजार पूर्ति तालिका है। तो हम लोग बाजार पूर्ति तालिका के माध्यम से बाजार पूर्ति वक्र का भी निरूपण कर सकते हैं।
बाजार पूर्ति वक्र यह बताता है कि किसी समय विशेष पर बाजार में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मात्राएं बेची जा रही हैं। यानी बाजार में अलग अलग कीमतों पर सारे उत्पादक मिलकर कितनी वस्तुओं की मात्रा बेचते हैं, यही बाजार पूर्ति वक्र होगा। ये वक्र का पूर्ति वक्र है, ये बी वक्र का पूर्ति वक्र है, ये सी वक्र का पूर्ति वक्र है जो ऊपर तालिका के आधार पर खींचा गया है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ए लास्ट वाला ये क्या है, एसएम सप्लाई ऑफ मार्केट यानी बाजार पूर्ति वक्र को दिखा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो बाजार पूर्ति वक्र कैसे एसएम ज्ञात किया गया है, एस एम बराबर एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी, यानी व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों के क्षैतिजी योग द्वारा हम लोग बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात कर सकते हैं। यानी ए बी और सी को जोड़ देंगे तो हमें एस एम मिल जाएगा। तो बाजार पूर्ति वक्र का ढाल भी कैसा है, धनात्मक है। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, कीमत 1 है तो पूर्ति इतनी, कीमत 2 है तो पूर्ति इतनी, 3 है तो इतनी, 4 है तो इतनी, 5 है तो इतनी। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे बाजार पूर्ति भी बढ़ रही है। लेकिन एक चीज आप लोग देखेंगे कि जो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है उनका ढाल ज्यादा है, यानी ये ज्यादा खड़ी ढाल के हैं, ये देखो। लेकिन जो बाजार पूर्ति वक्र है वो थोड़ा चपटा है, यानी इसका ढाल कम है। तो ये बात होगी कि बाजार पूर्ति वक्र भी दिखाएगा कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होगी वैसे वैसे बाजार पूर्ति भी बढ़ेगी। लेकिन बाजार पूर्ति वक्र का जो ढाल होगा वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र के ढाल से कम होगा। तो अब हम लोग देखते हैं पूर्ति में विस्तार या संकुचन क्या होता है, यानी एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन सप्लाई। इसमें जो एक ही पूर्ति वक्र पर संचलन होता है तो इसलिए इसे एक पूर्ति वक्र पर संचलन भी कहा जाता है। तो क्या होता है पूर्ति में विस्तार या संकुचन, अन्य बातों के समान रहने पर जब कीमत में परिवर्तन से वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसे पूर्ति में विस्तार या संकुचन कहते हैं। यानी अन्य बातें में कोई परिवर्तन न हो, सिर्फ कीमत में कमी या वृद्धि से जो पूर्ति में कमी या वृद्धि होती है उसे पूर्ति में विस्तार या संकुचन कहते हैं। तो जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो उसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। यानी कीमत बढ़ी, पूर्ति बढ़ी तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ति में विस्तार। दूसरा क्या हो सकता है, जब वस्तु की कीमत में कमी हो जाए यानी कीमत कम हो जाए और उस वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाए उसे क्या कहेंगे, पूर्ति में संकुचन। हम लोग पूर्ति में विस्तार तथा पूर्ति में संकुचन को रेखा चित्र 3 के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो x अक्ष है, x अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर वस्तु की कीमत दी गई है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में है, यहाँ पर जहाँ पर वो x की वस्तु की Q0 मात्रा का उपभोग कर रहा है तथा वो P0 कीमत P0 Q1 मात्रा की पूर्ति कर रहा था तथा P0 कीमत पर दशाबाद बेच रहा है। अब मान लेते हैं कीमत बढ़कर P2 हो जाती है तो अब यहाँ E2 बिंदु पर संतुलन में होता है और Q2 मात्रा की पूर्ति करता है, यानी पहले से ज्यादा पूर्ति कर रहा है। तो इस स्थिति को पूर्ति का विस्तार कहेंगे, यानी E0 से E2 पर जाना पूर्ति का विस्तार करेंगे। इसी तरीके से अगर कीमत कम हो जाए यानी E1 पर उस संतुलन की स्थिति में आ जाए यानी कीमत P1 हो जाए और वो कम मात्रा की E1 की पूर्ति करे यानी Q0 से इधर की तरफ विवर्तित हो जाए बाईं तरफ, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, पूर्ति का संकुचन। यानी E से E2 की तरफ विस्तार कहा जाएगा, E से E1 की तरफ आना संकुचन कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कीमत कम हो जा रही है तो यहाँ पूर्ति भी कम हो जा रहे हैं। यानी E0 से E2 जाना पूर्ति का विस्तार, E0 से E1 जाना पूर्ति का संकुचन। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्ति में वृद्धि या कमी क्या होती है। तभी हम लोगों ने पूर्ति में विस्तार या संकुचन में देखा था कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर क्या देखेंगे, पूर्ति में वृद्धि या कमी कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं बल्कि उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के कारण होती है। यानी कीमत में कोई परिवर्तन न रहे, कीमत स्थिर रहे, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण जब कीमत पूर्ति में वृद्धि या कमी होती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि या कमी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूर्ति वक्र या पूर्ति सारणी ही विवर्तित हो जाती है। यानी उसी पूर्ति वक्र पर देखेंगे
इसमें एक ही पूर्ति वक्र पर संचलन हो रहा है ना, ई से या तो इधर जा रहा है या तो इधर, लेकिन इसमें पूर्ति वक्र ही विवर्तन हो जाएगा, वो पूर्ति वक्र नहीं रहेगा, नया पूर्ति वक्र बन जाएगा। तो अब पूर्ति में हम लोग देखते हैं वृद्धि क्या होता है। जब कीमत के स्थिर रहते हुए उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण पूर्ति बढ़ जाए तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी उसी कीमत पर उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण पूर्ति बढ़ जाए तो पूर्ति में वृद्धि, और जब कीमत स्थिर रहे और उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण पूर्ति कम हो जाए तो उसे पूर्ति में कमी कहेंगे। यानी यहाँ पर कीमत स्थिर रहेगी, अन्य कारणों से पूर्ति में वृद्धि या कमी होगी। तो रेखाचित्र चार्ट के माध्यम से हम लोग पूर्ति की वृद्धि या कमी को समझ सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले उपभोक्ता E0 पर संतुलन की स्थिति में है और Q0 वस्तु की पूर्ति करता है, यानी स्थिर वस्तु की पूर्ति करता है, कीमत P है। अब उसी कीमत पर किसी कारण से उपभोक्ता अब क्या कर रहा है, Q2 वस्तु की पूर्ति करने लगता है और Q2 बिंदु पर संतुलन में होता है, कीमत अब भी कितनी है, P है। तो E0 से E2 पर जाना पूर्ति में वृद्धि को दर्शाएगा। अगर किसी कारण से E0 से E1 पर आ जाता है, यानी P कीमत पर हो Q1 मात्रा की पूर्ति करता है तो इसे पूर्ति में कमी कहेंगे। तो यानी E0 से E2 जाना पूर्ति में वृद्धि, E0 से E1 आना पूर्ति में कमी प्रदर्शित करेगा। अब हम लोग वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं, किन किन कारणों से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि या कमी होती है। तो सबसे पहला जो मेन कारण है वो है वस्तु की कीमत। यही पूर्ति का नियम भी बताता है, यानी किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की पूर्ति को कैसे प्रभावित करेगी। अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा हो जा रही है, यानी वस्तु महंगी हो जा रही है, तो उसकी पूर्ति ज़्यादा होगी। जैसे आप लोग देखते होंगे किसी साल अगर कोई सब्जी बहुत महंगी हो गई, जैसे पिछले साल टमाटर और लहसुन बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, इस बार उनकी पूर्ति बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। इसी तरीके से कोई वस्तु सस्ती हो जाएगी तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाएगी। क्यों, कोई चीज़ सस्ती हो गई तो उसको कोई उत्पादित नहीं करेगा, क्योंकि सस्ता बिकेगा तो कौन बनाना चाहेगा या कौन किसान उत्पादित करना चाहेगा। तो यानी कीमत सस्ती होगी तो पूर्ति कम, कीमत अधिक होगी तो पूर्ति भी अधिक होगी। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं संबंधित वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तु, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जो एक जगह जो एक दूसरी की जगह पर प्रयोग हो सके, जैसे चना, मटर, चाय और कॉफी। तो स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत पूर्ति पर कैसे प्रभावित करेगी। यदि चना की कीमत बढ़ जाए, यानी चना महंगा हो जाए, तो किसान चना का उत्पादन ज़्यादा करेगा, मटर का उत्पादन कम करेगा। यानी चना की कीमत अगर बढ़ जाए तो मटर की पूर्ति भी कम हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, यदि चना सस्ता हो जाए, चना सस्ता हो जाए तो क्या करेगा, किसान चना कम बोएगा, यानी चना की पूर्ति कम हो जाएगी और मटर की पूर्ति बढ़ जाएगी। चना सस्ता हो जाए तो मटर की पूर्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह पूरक वस्तुओं के संबंध में भी ये नियम लागू होता है। पूरक वस्तुओं के संबंध में दो तरह से लागू होगा, इसलिए आप लोगों को डिटेल में नहीं बताए हैं। एक तो है मांग के माध्यम से, एक डायरेक्ट पूर्ति के माध्यम से। अगला जो कारण है वो है फर्म का उद्देश्य। फर्म अगर लाभ अधिकतम के उद्देश्य से काम कर रहे हैं तो वो कीमत द्वारा और उनकी लागत द्वारा नियमित होगा। वो अगर लागत कम होगा, कीमत ज़्यादा होगी तो पूर्ति ज़्यादा करेंगे। लेकिन अधिकतर फर्में कुछ दूसरे उद्देश्य भी लेके चलती हैं, कोई अपनी बिक्री या अधिकतमीकरण करती है, कोई अलग अलग। तो यानी फर्म का उद्देश्य क्या है, इससे भी पूर्ति प्रभावित होगी। अगला है सरकारी नीति। सरकारी नीति, सरकार की नीतियां भी किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करेगी। सरकार सामान्यतः वस्तुओं पर दो चीज लागू करती है, या तो उन वस्तुओं को सब्सिडी या उपादान देती है या उन पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है। जैसे जिस वस्तु को सरकार सब्सिडी देगी उनकी पूर्ति भी ज़्यादा हो जाएगी, जिस वस्तु पर कर लगाएगी उनकी पूर्ति में कमी आएगी। हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे सरकार सोलर पैनल या उर्वरक पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने का मतलब है कि सरकार उत्पादकों को कुछ पैसा दे देती है, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है। तो सोलर पैनल आप लोग लगवाते होंगे, देखते होंगे, जितनी मार्केट लागत रहती है उससे सस्ती मिल जाती है। तो जिस पर सब्सिडी देगा उसकी पूर्ति
अधिक हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी वस्तु पर कर लगा दिया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। अगला है उत्पादकों की भविष्य संबंधी संभावनाएं। उत्पादकों की भविष्य संबंधी संभावनाएं मतलब उत्पादक अगर सोच रहा है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो क्या करेगा, वो अभी पूर्ति नहीं करेगा, बाद में पूर्ति करने की सोचेगा। अगर वो सोच रहा है कि भविष्य में कीमत कम होगी तो अभी पूर्ति ज़्यादा करेगा, क्योंकि बाद में सस्ता बिकेगा तो अभी ज़्यादा बेचना चाहेगा, बाद में नहीं बेचना चाहेगा। ये भी एक कारण पूर्ति को प्रभावित करता है। अगला है उत्पत्ति के साधनों की कीमत। उत्पत्ति के साधन मतलब जिन साधनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, जैसे मजदूरी हो गया, भूमि साहस संगठन। अगर इनकी मजदूरी की दर बढ़ जाए, वेतन बढ़ जाए, भूमि का किराया महंगा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो इससे उत्पादक की लागत बढ़ जाएगी, यानी पूर्ति में कमी आ जाएगी। अगला है प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व भी किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अच्छी बारिश हुई गेहूँ वो धान के समय में, तो क्या होगी, धान की फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा। इसी तरह से गेहूँ के उत्पादन के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं, अगर वो अनुकूल दशाएं लागू होगी तो उत्पादन अधिक होगा। इसी तरह से अगर गेहूँ की फसल के समय ज़्यादा बारिश हो जाए तो गेहूँ का उत्पादन कम हो जाएगा, यानी प्राकृतिक दशाएं भी उत्पादन को प्रभावित करेंगी। अगला है तकनीकी ज्ञान। हम किस तकनीक से उत्पादन कर रहे हैं उससे भी पूर्ति प्रभावित होगी। अगर हमारी उत्पादन की तकनीक अच्छी हो जाए तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, ये भी एक कारण हो सकता है। अगला है राजनैतिक अशांति। राजनैतिक अशांति का मतलब यदि किसी भी कारण से देश में शांति का माहौल है, राजनीतिक स्थिरता है, तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। अगर किसी देश में अशांति का माहौल है और राजनीतिक अस्थिरता है तो पूर्ति कम होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशांति फैल जाए, लूट चोरी छिनैती या सरकार के जाने का भय रहे, क्या भविष्य में होगा कुछ निर्धारित न रहे, तो लोग उत्पादन नहीं करना चाहेंगे। जैसे अभी तालिबान जैसे शासन की स्थिति हो जाए, कोई फैक्ट्री लगा के उत्पादन करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, यानी पूर्ति में कमी आएगी। अगला है परिवहन के साधन। अगर परिवहन के साधनों का अच्छा विकास है तो पूर्ति ज़्यादा होगी, साधनों का कम विकास है तो पूर्ति कम होगी। परिवहन साधन मतलब जिन साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला है उत्पादक संघ। उत्पादक संघ भी किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है तेल उत्पादक देशों का संगठन है ओपेक। ये लोग पूर्ति को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। ये लोग एक संघ बनाए रहते हैं, उसके माध्यम से निर्धारित करते हैं कि इस वस्तु की पूर्ति कितनी की जाए। अगला है औद्योगिक शांति। अगर औद्योगिक शांति है तो पूर्ति अधिक होगी, औद्योगिक अशांति है तो पूर्ति कम होगी। शांति का मतलब कि जो श्रमिक संगठन है, यानी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक हैं और उनके मालिकों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति हो, तो उत्पादन ज़्यादा होगा। अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो हड़ताल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होगी, विद्रोह करते रहेंगे जो श्रमिक हैं मालिकों के प्रति, तो उत्पादन में कमी आएगी। तो बस आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव और सुधार हो तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद।